अप्रैल 1985 का जमाना था। बुशरा ज़ैदी की मौत के बाद कराची महाजिर पठान फसादात की आग में जल रहा था। 2 माह पहले होने वाले इंतखाबात के बाद मुल्क में किसी हद तक जमहूरियत तो आ चुकी थी, लेकिन अमन के लिए कराची वालों की नजरें अब भी जुनेजो नहीं, ज़ियाउल हक की तरफ ही उठ रही थी। लेकिन जनरल के दिमाग पर इन दिनों एक और परेशानी सवार थी। किस्सा कुछ यूं है कि जिया की छोटी साहबजादी जैन ने कुछ दिन पहले 1971 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म हाथी मेरे साथी देख ली थी। बस इस दिन से जैन की जुबान पर एक ही रट थी, अब्बू मुझे भी हाथी चाहिए, अब्बू मुझे भी हाथी चाहिए। फिर एक दिन वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि जनरल जिया इनके कमरे में आए, आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ पकड़कर बाहर प्रेसिडेंट हाउस के लॉन में ले आए। फिर इन्होंने जैन का हाथ किसी खुरदुरी चीज पर रखा। हाथ लगते ही जैन घबरा गई और अपनी आंखों से पट्टी उतार दी। आंखें खोली तो इनके सामने एक हाथी का बच्चा खड़ा था। जैन की तो ईद हो गई, फौरन दूसरी फरमाइश कर दी, अब्बू क्या हम इसे अपने घर में रख सकते हैं? जनरल जिया ने कहा, बेटी ऐवान सदर हाथियों की जगह नहीं है, ये इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में रहेगा और वहां तुम जब चाहो इसके साथ खेल सकती हो। आप समझ रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे साथी। ये हाथी कोई आम हाथी नहीं था। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी रिटायर हो गया, बाकी जिंदगी कंबोडिया में गुजारेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कि 36 साल का हाथी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया था। जी हाँ, यह हाथी बड़ा होकर कावन के नाम से जाना गया, वही कावन जिसके रंडापे के दुख ने सारी दुनिया के मीडिया को परेशान कर दिया। वही कावन जिसे ले जाने के लिए मशहूर अमेरिकी गुलकारा शर पाकिस्तान चली आई। वो कहते हैं ना, साईं तो साईं, साईं का हाथी भी साईं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मसला क्या है। बाप तो बेटियों को गिफ्ट देते रहते हैं, हम और आप गुड़िया और खिलौने गिफ्ट करते हैं। वो आर्मी चीफ थे, इन्होंने अपने हिसाब से मोहब्बत का इजहार किया। बिल्कुल ठीक बात है। असल मसला हाथी नहीं था। असल मसला यह था कि जब प्रेसिडेंट हाउस में खुलेआम बॉलीवुड फिल्में देखी जा रही थीं और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे इंडियन हीरोज को सरकारी मेहमान बनाया जा रहा था, एंड उसी वक्त मर्दे मोमिन, मर्दे हक, ज़ियाउल हक आम पाकिस्तानियों और मीडिया पर निफासे शरीयत के नाम पर सख्त तरीन पाबंदियां नाफिज कर रहे थे। जिया पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा और दिलचस्प किरदार है, लेकिन अफसोस कि एक आम पाकिस्तानी जो आज तक जिया के पाकिस्तान में जी रहा है, वो इन्हें जानता तक नहीं। जिया की कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि खुद हमारा दिमाग भी चकरा गया। हमने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सके कि जिया कौन था, लेकिन आपसे भी एक दरखास्त है, इस वीडियो को खुले और फ्रेश दिमाग के साथ देखें, वरना जिया को समझ नहीं पाएंगे और आपको समझ नहीं आया तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। लेकिन ये नई कहानी सुनाने से पहले एक बार फिर वही पुरानी दरखास्त, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि जब तक तारीख नहीं समझेंगे हमारा मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा। तो चलिए मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक से मिलते हैं। पहले आदमी सिगरेट किसी से मांग के पीता है, फिर अपना खरीदता है, फिर चोरी छुपे पीता है, फिर उसको आदत हो जाती है। जब आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, तो किस तरह से आदत छूटे? मार्शल लॉ डिक्टेटर बनने और कोड़े मारने से पहले का जिया कैसा था, जरा चलिए मुल्तान चलते हैं। 1975 का दौर था, रात के 10 बज चुके थे। भुट्टो का आज भी मसरूफ दिन ही गुजरा था। इन्होंने आराम के लिए अपने कमरे में जाने से पहले एक आखिरी सिगरेट सुलगाई और टहलते हुए रेस्ट हाउस के सहन में आ गए। सहन के बीचों बीच एक फौजी इंतहाई अलर्ट पोजीशन में खड़ा ड्यूटी दे रहा था। भुट्टो इसके पास गए और पूछा, जवान, डू यू स्मोक? फौजी ने जोर से बूट जमीन पर मारा और सैल्यूट करते हुए जवाब दिया, नो सर। लेकिन जब भुट्टो ने इस फौजी का चेहरा देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि इनके सामने कोई आम फौजी नहीं बल्कि कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक खड़ा था।
भुट्टो ने सवाल किया, जनरल आप यहां क्या कर रहे हैं? तो ज़ियाउल हक ने जवाब दिया, सर मैं खुद जाती तौर पर आपकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखना चाहता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। कहते हैं जिया को आर्मी चीफ बनाने का फैसला भुट्टो ने उसी रात कर लिया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी है जनवरी 1972 में, उसके फ़ौरन बाद, उसके कुछ अरसे बाद एक फ़ौज के अंदर एक उनके ख़िलाफ़ बगावत हुई जिसमें बहुत से अफसरान पकड़े भी गए और उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ। जिस अफसर ने कोर्ट मार्शल किया और जो मिलिट्री कोर्ट के उस वक्त सरबराह थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक। बारह अगस्त को दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर के क्लर्क अकबर अली के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने ज़ियाउल हक रखा। अकबर अली को इनके मजहबी रुझानात की वजह से मौलवी अकबर अली भी पुकारा जाता था। जिया समेत अकबर अली के 6 बच्चे थे। जिया की स्कूलिंग तो शिमला में हुई, लेकिन फिर अपने वालिद के पास दिल्ली चले गए और वहीं के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जिया को सेंट स्टीफन कॉलेज से बहुत लगाव था। साबिक भारतीय सफीर नटवर सिंह एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट साहब से। मैंने उनसे कहा सर सेंट स्टीफन कॉलेज के कुछ लड़के आए हैं और एक प्रिंसिपल आए हैं, आप उनको 10 मिनट दे दीजिए। उनको 10 मिनट? मैं खाना खिलाऊंगा उनको शाम का डिनर। तो सब गए डिनर के लिए, तो वहाँ बैठे 4 तो कैबिनेट मिनिस्टर, 5-6 वाइस चांसलर्स और ये लड़के, उनको पता नहीं भैया क्या हो रहा है हमारे लिए। और वो प्रिंसिपल एक फोटोग्राफ लाए थे, ग्रुप फोटो 1942 का, जिसमें जिया और लोग खड़े हैं ऊपर एक कोने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि साहब ये है फोटो, इसमें आप हैं 1940। तो वो फोटो उन्होंने यहाँ लगाया कि भाई मेरे पास तो था ही नहीं, ये फोटो की कीमत होगी 2 रुपये की, मेरे पास 2 रुपये तो थे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप इसको ले आए। फिर उन लड़कों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो और फिर कराची। तो कैसे जा रहे हैं आप लोग? रेलवे से जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने एडीसी को बुलाया कि ये मेरे पर्सनल हवाई जहाज में जाएंगे। जिया का फौजी कैरियर 1945 में दूसरी जंग अजीम से शुरू हुआ। पार्टीशन के बाद जिया इंडिया से आने वाली महाजिरों की आखिरी ट्रेन में सवार होकर पाकिस्तान आ गए। जनरल जिया के करीबी साथी जनरल चिश्ती लिखते हैं, जिया से इनकी पहली मुलाकात 1966 में हुई और लेफ्टिनेंट कर्नल जिया ने इन्हें कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं किया। इसलिए जब 1974 में जिया को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया तो चिश्ती ने इन्हें मुबारकबाद तो दी, मगर साथ ही एक चरोका भी लगा दिया। कहा इस ओहदे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जरा संभल कर चलना। हाजिर जवाबी में तो जिया का भी कोई सानी ना था। फौरन जवाब दिया, जी मुर्शिद मैं मोहतात रहूंगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 1976 में आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने वाला जिया 6 साल पहले फौज से फारिग होते होते बचे थे। जनरल नवाजिश दौड़े दौड़े आर्मी चीफ जनरल याहिया खान के दफ्तर में दाखिल होते हैं। इनकी सांस फूल रही है और इनके हाथ में एक फाइल है जिसे वो जनरल याहिया के सामने मेज पर रखते हुए कहते हैं, सर मेरे ख्याल से ज़ियाउल हक के कोर्ट मार्शल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट मार्शल? लेकिन क्यों? जनरल याहिया ने सवाल किया। किस्सा कुछ यूं है कि इन दिनों जिया अपने ट्रेनिंग के सिलसिले में उर्दन गए हुए थे, जहां पीएलओ और शाह हुसैन की हुकूमत के दरमियान सियासी कशमकश अब एक फौजी बगावत में बदल चुकी थी। सितंबर के आगाज में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की जानिब से 4 कमर्शियल परवाजों के अगवा के बाद शाह हुसैन ने बिलाखिर 16 सितंबर को मार्शल लॉ नाफिज किया और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के मरकज पर फौजी चढ़ाई कर दी। बताया जाता है कि जीएचक्यू से इजाजत ना होने के बावजूद जिया ने शाह हुसैन के हुक्म पर फलस्तीनियों के खिलाफ इस कार्रवाई में ना सिर्फ भरपूर हिस्सा लिया बल्कि इस ब्रिगेड की कमांड भी की जिसने 5000 से जायद फलस्तीनी पनाह गजीनों को शहीद कर दिया। जिया की इस परफॉर्मेंस से शाह हुसैन बहुत खुश हुए, लेकिन जीएचक्यू में खलबली मच गई। शदीद दबाव के बावजूद जनरल याहिया ने जनरल गुल हसन की सिफारिश पर जिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने का फैसला किया
और यूं जिया कोर्ट मार्शल से बचने में कामयाब हो गए। खैर वापस 1976 में चलते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान की रिटायरमेंट का वक्त करीब आता जा रहा था। जनरल टिक्का खान ने मुशावरत के बाद सीनियर अफसरान की एक लिस्ट वजीर आजम हाउस भिजवा दी, मगर जब आर्मी चीफ के लिए जिया के नाम का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए थे, क्योंकि भुट्टो को भेजी गई लिस्ट में तो जनरल जिया का नाम ही नहीं था। जनरल चिश्ती लिखते हैं कि वो हैरान भी थे लेकिन साथ ही साथ इम्प्रेस भी कि कैसे जिया जैसा एक इंतहाई अनइम्प्रेसिव शख्स आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो कहते हैं ना, डोंट फिक्स समथिंग अंटिल इट्स ब्रोकन। जिया का भी यही हाल था। जिस पॉलिसी पर चलते हुए वो आर्मी चीफ बने थे, इसी पॉलिसी को इन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद भी जारी रखा। लेकिन मजहर अब्बास बताते हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने में सिर्फ चापलूसी ही इनके काम नहीं आई। जो कहानी मुझे आज से कोई 1-1.5 साल पहले भुट्टो साहब के ही दौर के एक वज़ीर कमाल असफर साहब ने बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बैठा हुआ था, भुट्टो साहब के साथ। उर्दून के शाह हुसैन का टेलीफोन आया, जो ज़ाहिर भुट्टो साहब ने जाके अलग से सुना होगा, और उनके बकौल बाद में कमाल असफर ने ये बताया कि भुट्टो साहब ने फिर ये डिस्क्लोज़ किया कि जो जनरल ज़िया-उल-हक़ को वो आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं और किंग हुसैन का, उर्दून के किंग हुसैन का उन पे दबाव है। अब ज़ाहिर है वो वाहिद आदमी इस वक्त इस हवाले से ज़िंदा हैं, कमाल असफर साहब, वही अपने बयान की अब जिस कंडीशन में, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे बताई, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। लेकिन जिया की वफादारियां सिर्फ उर्दन के शाह तक महदूद नहीं थी। जनरल चिश्ती अपनी किताब बिट्रेयल्स ऑफ अनदर काइंड में बताते हैं कि मार्शल लॉ से पहले जब भी भुट्टो पिंडी आते तो जिया मेक श्योर करते कि मातहत अफसरान और इनके खानदान इनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर खड़े नजर आएंगे। एक बार जब किसी अफसर ने ऐसा करने से इनकार किया तो जिया को इतना गुस्सा आया कि इसे फौज से निकालने की धमकी दे डाली। उन्नीस 1977 का साल था। बेतहाशा इख्तियारात और ताकत ने भुट्टो को एक ऐसा बदमस्त हाथी बना दिया था जो अपने रास्ते की हर चीज को रोनता जा रहा था, चाहे वो अवामी राय ही क्यों ना हो। इंतखाबात हुए और धांधली के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 8 फरवरी की धांधली तो याद है ना, बस समझे कमोबेश उतनी ही धांधली भुट्टो ने 1977 के इंतखाबात में कर डाली। कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद जो है PNA ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया, और बॉयकॉट काफ़ी हद तक मौसर रहा शहरों में। उनका मुतालबा ये था कि फौरी तौर पे भुट्टो साहब मुस्तफ़ी हों और दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। वो चीज़ खिंचती चली गई, शहरों में बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, इस हद तक हुए कि कराची, लाहौर और गालबन मुल्तान या 3 शहरों में माशाल्लाह लग गया। मुल्क में अनारकी फैल गई, खुफिया हाथ हरकत में आए और क्या दाएं, क्या बाएं, क्या मजहबी, क्या लसानी, सारी जमातें यकायक एक प्लेटफॉर्म में जमा हो गईं, बिल्कुल PDM की तरह। लेकिन मकबूलियत के घोड़े पर सवार भुट्टो जमीन पर आने को तैयार न थे और फिर 5 जुलाई को वो खुफिया हाथ सामने आ गए। भुट्टो के कमरे के बाहर पहरा देने वाले जिया ने भुट्टो की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, लेकिन ये फैसला जिया के लिए आसान नहीं था। वो भुट्टो से शदीद खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने बगावत से 2 हफ्ते पहले ही अपनी सारी फैमिली को लंदन मूव कर दिया। किस्मत की सितम ज़रीफी देखें, जिया और इनके साथी जर्नेलों ने इस गैर कानूनी फौजी बगावत का नाम क्या रखा? ऑपरेशन फेयर प्ले। वो यहाँ पर जब जिस वक्त 12 बज के चंद मिनट हुए थे तो ये भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई थी, FSF जो था, जिसका चीफ मसूद महमूद था। तो वो भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर हाउस को गार्ड करती थी और जो सिविलियन और मिलिट्री वो फोर्सेस थी उसके अलावा वो FSF के जवान। जैसे ही वो ड्यूटी चेंज हुई
तो फौजी ट्रुप्स आए और उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। भुट्टो साहब को पता उठाया गया, नींद से बेदार किया गया, भुट्टो साहब लेट गए।